लालच पाप है और पाप का फल मौत होती है। फिर भी इंसान कभी कभी इस लालच में ऐसा पाप कर बैठता है जिसके लिए पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। पैसों की लालच में इंसान कितनी घटिया हरकतें कर सकता है और उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, ये सब आज की इस फिल्म में दिखाया गया है। बात कर रहा हूँ 2018 में रिलीज हुई इंडोनेशिया की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म मे द डेविल टेक यू की। समझाना शुरू करने से पहले कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सिनेमिस्टिक अनवेल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी शुरू होती है जंगल के बीच एक बड़े बंगले से, जहाँ एक इंसान है जिसका नाम है लेस्माना। महिला को लेकर वे दोनों बंगले में दाखिल होते हैं और साथ में बंगले के नीचे बेसमेंट में जाते हैं। महिला रिचुअल के लिए सारी तैयारी करती है, कई मोमबत्तियां जलाती है और बीच में एक बकरी का कटा हुआ सिर रखती है। फिर महिला लेस्माना से पूछती है, तुम वो चीजें लाए जो मैंने बोला था? जवाब में लेस्माना उसे एक बॉक्स देता है जिसमें किसी का कटा हुआ बाल और कुछ पैसे होते हैं। महिला सबसे पहले कटे हुए बालों को सूंघती है, फिर उन्हें निगल जाती है। इसके बाद अपने सिर के बालों को 2 उंगलियों में लपेटकर लेस्माना को खिला देती है। फिर सर्कल के अंदर पैसों के बंडलों में आग लगा देती है, पीछे 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 छोड़ देता है और फिर लेस्माना का हाथ काटकर उसमें कुछ बूंदे खून डालता है। इसके बाद मंत्र बोलते हुए महिला बकरी का सिर हाथ में लेकर हवा में उड़ा देती है, जिसे देखकर लेस्माना हैरान रह जाता है और उसके सामने घुटने टेककर कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मतलब लेस्माना ने यहाँ अपनी आत्मा शैतान को समर्पित कर दी थी, लेकिन क्यों, वो हम बाद में जानेंगे। महिला का मंत्र पूरा होते ही घर में पैसे बरसने लगते हैं। लेस्माना देर न करते हुए पैसे बैग में भरने लगता है और हम देखते हैं कि वो सिर कटा हुआ बकरी फिर से जीवित हो गया है। तब महिला कहती है, घर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए और भी बहुत सारा पैसा, दौलत, संपत्ति इंतजार कर रही है, लेकिन अपनी बात भूलना मत। ये सुनते ही लेस्माना जल्दी से घर वापस आ गया। हमारे पास उस समय के कुछ अखबार के कटिंग्स भी थे जिसमें दिखाया गया था कि लेस्माना अचानक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसने कई सारी प्रॉपर्टी, बंगले, बिजनेस खरीद लिए थे। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो उसने अपनी इकलौती बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम लक्ष्मी सूर्या था। लक्ष्मी सूर्या की 2 बेटियां थीं और उसने उनसे शादी कर ली, लेकिन वक्त के साथ उसके बिजनेस में नुकसान होने लगा और बैंक का कर्ज बढ़ता गया, तो उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर वो कर्ज चुकाना पड़ा। अब वो पूरी तरह से थका हुआ है और उसके शरीर में एक गंभीर बीमारी फैल गई है। उसके लगभग सारे अंग काम करना बंद कर चुके हैं और उसके शरीर से बदबू आ रही है। वह अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। इसके बाद एल्फी को बताया गया कि लेस्माना के पहले बेटे को अस्पताल जाना है अपने पिता से मिलने। जब वह लिफ्ट में चढ़ा तो उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। एल्फी सोचता है कि शायद यह उसकी सोच की गलती है। अस्पताल में लेस्माना की हालत बहुत खराब है, उसे शायद ज्यादा दिन नहीं बचना। एल्फी 4 अस्पताल आकर लक्ष्मी देखती है कि उसकी 2 बेटियां माया और नारा, साथ में उसका बेटा रुबिन अपनी गर्लफ्रेंड लिली को लेकर आया है। फिर सब मिलकर वे लेस्माना को आईसीयू में देखने जाते हैं। एल्फी का अपने पिता के साथ कोई खास रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि वह अपनी मां की मौत के लिए अपने पिता को दोषी मानता है। जब वे आईसीयू में लेस्माना को देखने जाते हैं तो वहां से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि उन्हें जल्दी वहां से निकलना पड़ा, लेकिन एल्फी वहीं रुक गया और अपने पिता से बात करने लगा। तभी अचानक लाइट चली गई और उसका पिता डर के मारे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ध्यान दो, एल्फी ने अचानक एक रहस्यमय महिला को देखा। फिर जब उसने बिस्तर की तरफ देखा तो अजीब बात यह हुई कि उसने अपने पिता की जगह उस महिला को देखा। महिला ने एल्फी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट जल उठी और उसने अपने बिस्तर पर अपने पिता को देखा। थोड़ी राहत मिली, लेकिन तुरंत ही उसके पिता ने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे एल्फी चिल्लाया तो बाहर मौजूद लोग अंदर आ गए। फिर लेस्माना ने उसे छोड़कर अपने बेटे रुबिन की गर्लफ्रेंड पर ताला उल्टी कर दिया। इसके बाद सब कुछ संभाल कर सब लोग घर लौट आए। रात को जब एल्फी सो रहा था तो उसने अपने सपने में अपनी माँ को देखा जो उसके सामने थी, जिसने आत्महत्या की। उसे बचाने की कोशिश कर रहा छोटा एल्फी। ये एक सपना था जो एल्फी अक्सर देखता था। ये बुरा सपना देखकर वो उठता और एक फोटो फ्रेम पाता जिसमें उसकी और उसकी माँ की तस्वीर होती थी। पीछे उनका घर भी दिखता था, लेकिन जब एल्फी ने फोटो फ्रेम उल्टा किया तो उसे एक चाबी मिली जो फ्रेम के पीछे चिपकाई हुई थी। ये सब देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, तो शक के साथ वो उनके पुराने घर की तरफ चला गया जहाँ उसकी माँ के मरने से पहले वे रहते थे। जब वो घर पहुंचा तो माँ के साथ बिताए खूबसूरत पलों की याद आ गई और वो पल भर में ही भावुक हो गया। एल्फी को सच में वही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। माँ क्या चीज होती है ये वही जानते हैं। इधर उधर चलते हुए वो एक बंद कमरे को देखती है जिसके दरवाजे पर कई कागज लगे हैं जिन पर कुछ मंत्र जैसे लिखे हुए हैं। तभी उसे कुछ परिचित लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनते सुनते वो ऊपर जाती है और देखती है कि लक्ष्मी समेत उसके पिता की दूसरी तरफ की पूरी टोली यहाँ आई हुई है। वे इस घर को बेचने की बात कर रहे होते हैं। लक्ष्मी कहती है, ये घर हम अकेले नहीं बेच सकते, क्योंकि घर के कानूनी हकदार एल्फी भी है, इसलिए उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता।
बातों के बीच एल्फी बातें तो आपस में बहस शुरू हो गई, खासकर लक्ष्मी और एल्फी के बीच। एल्फी समझती थी कि लक्ष्मी और उसके बच्चे सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, इसलिए जब उसने लक्ष्मी को लालची कहा तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। लक्ष्मी ने उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली गई। इस घटना के बाद लक्ष्मी का बेटा रूबेन एल्फी के पास आकर अपने परिवार की ओर से माफी मांगी, क्योंकि उसे परिवार में झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ ऐसा लग रहा था रूबेन अपने पापा मम्मी और बहनों से थोड़ा अलग था। उसका नरम स्वभाव और अपने परिवार के प्रति प्यार देखकर एल्फी उसे माफ कर देता है। अब वे सब अलग अलग होकर इस घर से जुड़े कुछ कागजात ढूंढने लगते हैं ताकि घर बेचने में आसानी हो। माया और नारा एक बंद कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। वे वहां से चले जाने के बाद एल्फी वहां आता है और अपने पास रखी चाबी से वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। फिर वह घर के ऊपर एक सीक्रेट कमरे का दरवाजा, जिसे सबसे छुपा रखा था, उसी चाबी से खोलता है और कमरे के अंदर जाता है। भीतर जाता है और देखता है फर्श पर काले जादू से जुड़े तरह तरह के सामान पड़े हैं। वहां उसे अपनी एक तस्वीर भी दिखती है, जिसे देखकर एल्फी बहुत हैरान और साथ ही काफी डर जाता है। वहीं माया और नारा उस बंद कमरे का दरवाजा खोलने में असमर्थ होती है। तब रूबेन आकर दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, कमरे से कोई अदृश्य चीज बाहर निकलती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिस्माना अस्पताल में सो रही होती है। तभी उसके मुंह से कई बाल निकलते हैं, जो उसे खींचकर दम घोंट कर मार देते हैं। इस बीच लक्ष्मी और उसकी दो बेटियां जिज्ञासा के चलते बेसमेंट में जाना चाहती है, क्योंकि उन्हें कुछ शक होता है। उनके पिता ने यहाँ कोई पैसे या कीमती चीज छुपाई है। तभी एल्फी वहां आकर उन्हें उस कमरे में जाने से मना करता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से चले जाना होगा। यह सुनकर लक्ष्मी उससे उल्टे सीधे बोलने लगती है। ठीक उसी वक्त उसकी बेटी नारा अपने पैर की तरफ इशारा करती है। देखा जाता है कि उसके पैर के पास एक हाथ है, जो तुरंत ही उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे तहखाने के अंदर खींच ले जाता है। वे सब मिलकर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी को बचा नहीं पाते। पर नारा अपनी माँ को बचाना चाहती है, इसलिए हिम्मत जुटाकर जैसे ही वह उस कमरे में जाने लगती है, तभी लक्ष्मी पोसेस हो जाती है। जैसे ही वो जाने लगा, लक्ष्मी पोसेस की हालत में उल्टा उसी पर हमला कर बैठी। उसकी काले आंखें और डरावना चेहरा देखकर सब डर के मारे कांप उठे। जब वो नारा पर हमला करने लगा तो एल्फी ने तुरंत कुछ लेकर उसके सिर पर वार किया। एल्फी ने फिर से कुछ लेकर उसके सिर पर वार किया, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बोला, तुम लोग अपनी वादा क्यों नहीं निभाते? अब सबको मरना होगा। ये कहकर वो जंगल की ओर चला गया। हालात थोड़े काबू में आ गए, लेकिन वे यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि बाहर जोर की बारिश हो रही थी और साथ ही बिजली भी चमक रही थी। इसलिए उन्हें मुश्किल से ही सही थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ा। लेकिन माया के हाथों में काफी चोटें आई थी, इसलिए उसे तुरंत डॉक्टर दिखाना जरूरी था। क्योंकि एल्फी यही बड़ा हुआ था, उसे आसपास कहीं डॉक्टर मिलेगा ये पता था। लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि उनकी गाड़ी की टायर पंचर हो गई है। कोई और रास्ता ना देखकर एल्फी माया को लेकर शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में चलते हुए रास्ते पर उन्होंने देखा कि नारन, माल, लक्ष्मी किसी जानवर का कच्चा मांस काट रहे थे। खौफनाक नजारा देखते ही वे छुप गए। एल्फी माया को एक जगह छुपाकर जंगल का दूसरा रास्ता खोजने चला गया। तभी माया ने उनके पिता के बारे में अखबार में छपी कुछ कटिंग्स अपने बैग में देखी। ये देखकर उसे शक हुआ कि एल्फी जानबूझकर उन्हें यहाँ लेकर आया है और खतरे में डाल रहा है। थोड़ी देर बाद जब एल्फी वापस आया तो माया उससे इस बारे में कई सवाल करने लगी। एल्फी उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन माया नहीं मानी और अकेले ही जंगल की तरफ चल दी। दूसरी तरफ रूबेन अपनी गर्लफ्रेंड को एंड इन द बड्स फोन पर लोकेशन देने से पहले ही फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वहीं एल्फी जंगल में माँ को कहीं ढूंढ नहीं पाती और अकेले ही बंगले वापस आ जाती है। एल्फी रूबेन को सब कुछ बताती है, लेकिन रूबेन पहले उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। धीरे धीरे एल्फी उसे समझाने में सफल हो जाती है और उस सीक्रेट रूम में रखे काले जादू के सभी सामान और अपनी खुद की तस्वीर वहां होने की पूरी बात उसे बताती है। इसके बाद दोनों मिलकर उस सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहां एक डायरी में एल्फी की मां की तस्वीर सहित कुछ अजीबोगरीब चित्र बने होते हैं। उस महिला की बनाई तस्वीर देखकर वह पहचान पाता है कि तो वो औरत उसे अस्पताल में दिखी थी। उसके बाद वहां उसने कुछ और किताबें खंगाली तो उसे एक खास किताब मिली, जिसमें ब्लैक मैजिक करने के सारे नियम कायदे थे और उस औरत के बारे में कुछ खास जानकारी भी थी। असल में वो औरत एक शैतान की पुजारिन थी, जिसने ब्लैक मैजिक के जरिए शैतान से सौदा किया था और कुछ ताकतें हासिल की थी। लेकिन रूबेन समझ नहीं पाता कि इन सब ब्लैक मैजिक का उसके पिता से क्या संबंध है। तब एल्फी बताती है, जब मैं छोटी थी तब मुझे कुछ याद है कि हमारे पिताजी की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि माँ बाप इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। लेकिन अचानक पिता के पास इतने पैसे कैसे आए, इसका किसी को कोई पता नहीं। एल्फी की बात सुनकर सभी शक ब्लैक मैजिक की तरफ हो गया,
कि शायद पापा शैतान की पूजा करके अमीर हुए थे, जिसके पाप का फल पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ माया जंगल के रास्ते से भटक गई थी, लेकिन अचानक उसने अपनी माँ को देखा जो उसे बुला रही थी। माया मंत्रमुग्ध जैसी उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी माँ के अंदर छुपा शैतान जाग उठा और उसकी आवाज बदल गई। वह माया पर हमला करने ही वाला था, तब माया मजबूर होकर इजी हे जॉय के उससे मार गिराया। मतलब उसने यहाँ अपनी ही माँ को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ जब नारा दूसरे कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी, तभी उसे केबिन से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उसने अलमारी खोलने की कोशिश की तो वहाँ कोई नहीं था। वापस जाकर जैसे ही वह फिर से लेटी, बिस्तर पूरी तरह हिलने लगा। उसकी चीख सुनकर रूबेन और एल्फी कमरे में आए और देखा कि बिस्तर के नीचे उस महिला की आत्मा है। जब एल्फी मम्मी को बचाने की कोशिश करती है तो आत्मा उसके हाथ पकड़ लेती है। तब रूबेन बिस्तर को हिलाता है और आत्मा तुरंत गायब हो जाती है। उसी वक्त एल्फी को एक विजन दिखता है जिसमें वह लेटी हुई होती है और उसकी माँ को कोई अदृश्य ताकत बालकनी से धक्का देकर नीचे गिरा देना चाहता था। ठीक उसी वक्त एल्फी ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। तब एल्फी ने देखा कि एक भूत उसकी माँ के पैर पकड़ रखा है। उसकी माँ हाथ पकड़कर बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एल्फी के हाथ पर 3 नाखून के निशान पड़ गए, जो अब भी उसके बड़े होने के बाद तक उसके हाथ पर हैं। दूसरी तरफ रूबेन की गर्लफ्रेंड लिली जंगल के रास्ते से यहाँ आ रही थी। तभी उसका रास्ता रोकती है माया। वह कुछ अजीब तरीके से बात कर रही थी और लिली से कार का दरवाजा खोलने की गुजारिश कर रही थी। लिली उसी वक्त लुकिंग ग्लास में ध्यान देती है। माया हाथ में हथौड़ी लेकर पीछे छुपी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर माया कहती है, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो रूबेन को कॉल करके पूछ लो। लिली दूसरी तरफ चली जाती है। जब भी वह रूबेन को कॉल करने जाती है, माया उस मौके का फायदा उठाकर उसे मार डालती है। फिर माया बंगले में वापस आती है और किसी आवाज सुनकर बेसमेंट में उस सीक्रेट कमरे में जाती है, जहां फिल्म की शुरुआत में हमने वो काला जादू वाला बुल सर्कल देखा था, जिसके पास 5 छोटे छोटे गुड़ियां रखी थी। असल में ये 5 गुड़ियां माया के परिवार यानी लेस्माना परिवार का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक उसी वक्त माया के पीछे वह भूत प्रेत आकर कहता है, थैंक यू विव। गर्लफ्रेंड अनका के पास आता है। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है और वह अपनी माँ को सामने देख पाता है। मतलब वो भयानक महिला की प्रेतात्मा सभी के इमोशनल पक्ष को जानती है और उसी हिसाब से सबको एक एक करके कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। एल्फी तब रूबन से कहता है, 10 10 10 10 10 की बात कर लेता है। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। तभी उन्हें ध्यान आता है कि उनके और उनके हाथ हिलाने वाले सभी के हाथ लाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगला निशाना वे होंगे। तभी माया जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगती है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। ये कहते ही माया पूरी तरह से पोज हो जाती है। जब वे बाहर देखते हैं तो ध्यान देते हैं कि उस आत्मा की बड़ी परछाई खिड़की के ऊपर पड़ रही है। डर के मारे वे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि हर दरवाजे के बाहर से लॉक लगा हुआ है। रॉबिन दूसरे कमरे में भागता है, लेकिन वहां भी माया को देखता है। जो भी कमरे में जाता है या कहीं भी जाता है, वहां माया को पोजेशन में देखता है। माया के अंदर जो शैतान है वो चिल्लाता है, मुझे सिर्फ एल्फी और नाराग चाहिए, तुम मुझे माँ कहकर स्वीकार कर लो। ये कहकर वो उसे प्यार करता है। रूबेन उसे मारकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन 5 गुड़ियों में से एक गुड़िया माया के हाथ में है। अजीब बात यह है कि जब माया उस गुड़िया का हाथ तोड़ती है तो असल जिंदगी में रूबेन का हाथ भी टूट जाता है। डर के मारे वो भागना चाहता है, लेकिन माया उस गुड़िया की मदद से उसका पाँव भी तोड़ देती है। इस भयानक हालत को देखकर रूबेन जल्दी से एल्फी और माया ने उस गुड़िया का सिर फाड़ दिया और साथ ही रूबेन का सिर भी गर्दन से अलग हो गया। ये सब आंखों के सामने। एल्फी कुछ समझ नहीं पा रहा था और माया ने इस मौके पर उसकी गुड़िया भी फेंक दी, जिससे असल में एल्फी गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मतलब यहाँ सबके पास एक एक गुड़िया थी। कुछ देर बाद जब एल्फी की होश आई तो उसने कुछ पुरानी घटनाएं देखी, जहाँ वो महिला काला जादू का रिवाज कर रही थी, जिसके सामने लेस्माना था। उस महिला ने लेस्माना को देखते ही कहा, तुम्हें कहा देखो कि जो मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बेटी एल्फी के बाल लाओ, क्या तुम लेकर आए हो? लेस्मान ने हाँ में जवाब दिया और अपने हाथ में कटे हुए बाल थमाए, लेकिन उस महिला ने बालों की खुशबू सूंघ कर पहचान लिया कि ये एल्फी के बाल नहीं है। तब वह महिला गुस्से में बोली, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक मैजिक में अगर कोई गलती हुई तो हम सब मर जाएंगे? बात यह थी कि पहली ब्लैक मैजिक के बाद तुम्हें खुद को या अपने किसी करीबी को शैतान के हवाले करना होगा। उसी हिसाब से मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बेटी एल्फी के बाल लाओ, लेकिन तुम मुझे किसी और के बाल लेकर आए।
अगर मैं तुम्हें ये बाल देता और तुम रिचुअल करते तो हम सब मर जाते। वे हमें छोड़ते नहीं। अब वे जाकर तुम्हारी बेटी के बाल लेकर आओ। बात खत्म होने से पहले लेसमाना ने एक चाकू उसकी छाती में घोंप दिया, लेकिन उस महिला ने मरने से पहले लेसमाना के बाल खींच कर निकल लिए और बोली, मैं तेरे वंश के सबको खत्म कर दूंगी। उसके बाद वह महिला मर गई। लेसमाना ने उसे वहीं दफना दिया। असल में लेसमाना जल्दी बड़ा आदमी बनने के लिए उस महिला के जरिए शैतान से सौदा किया था, जिसमें पहला रिचुअल किसी एक को समर्पित करना होता है, प्रांत से जासा समर्पित करना होता है। कुछ सालों बाद नियम के हिसाब से एक और रिचुअल करना होता था, जिसमें बहुत ही करीब या पसंदीदा किसी को फिर से शैतान को समर्पित करना पड़ता था। इसलिए इस बार उस महिला ने अपनी बेटी एल्फी के बाल लाने को कहा। लेसमाना ने अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी और के बाल लाए। जब महिला ने यह समझ लिया कि ये एल्फी के बाल नहीं है, तो लेसमाना ने उसे मार डाला। लेसमाना सोचता था कि शायद उसे मार डालने से यह समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले उस महिला ने लेसमाना के बाल पॉट इसवियर उसे ने शाप दे दिया था, जिससे पहले वो खुद और फिर उसकी पत्नी फिर उसकी बेटी यानी सबको एक के बाद एक इसका अंजाम भुगतना पड़ा। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहां एल्फी देखता है कि माया उसके सामने एक गुड़िया हाथ में लेकर खड़ी है। इसके बाद माया अलग अलग तरीके से उस गुड़िया के जरिए एल्फी पर अत्याचार करने लगती है। इसी बीच एल्फी ध्यान देता है कि माया की गर्दन में भी एक गुड़िया लटकी हुई है, मतलब सबके पास एक एक गुड़िया है। तो अगर किसी तरह उस गुड़िया को हटा लिया जाए तो शायद इससे छुटकारा मिल सके। इसलिए एल्फी तरह तरह के तरीके अपनाकर उस आत्मा को गुस्सा दिलाने लगता है, जिसमें वो भी लग जाता है। बाद में बहुत चालाकी से उसने अपनी गुड़िया फाड़ दी और उसे आग लगा दी। साथ ही माया के शरीर में आग लग गई। इस बीच एल्फी नारा को लेकर इस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वह प्रेतात्मा दरवाजे के सामने आकर दरवाजा बंद कर दी। एल्फी समझ गया कि यह महिला उन्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी। इसलिए अब एक ही तरीका बचा है कि इस महिला का शव ढूंढकर उसके पेट से उसके पिता के बाल निकालकर जला देना होगा, तभी यह अभिशाप खत्म होगा। वे तुरंत उस महिला का शव ढूंढने लगे। शव मिलते ही एल्फी उसके पेट से अपने पिता के सिर के बालों का एक गुच्छा निकालने लगा। उसे मिल जाता है और तुरंत ही वह जला देता है, जिससे उनके परिवार पर से सभी शाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद एल्फी नारा को लेकर जाने ही वाला था कि अचानक वह उस महिला के कब्र पर गिर पड़ता है और कई बाल उसे लपेट लेते हैं। वह बहुत कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन किसी तरह भी नहीं निकल पाता। तब उसके हाथ में वह चाकू आता है, जिससे उसके पिता ने उस महिला को मारा था। वह चाकू से उन बालों को काटकर किसी तरह बच निकलता है। ठीक उसी वक्त कब्र में पानी भरने लगता है। फिर जब नारा ऊपर से हाथ बढ़ाता है तो एल्फी किसी तरह उस हाथ की मदद से ऊपर आ जाता है और अंत में कोई बटला बनने में कामयाब होते हैं। इस चमकदार सुबह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आप लोग इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मैं जरूर दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।